अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात करेंगे कि जब हम अपने चिकन्स को रानीखेत, आईबी और गम्बोरो जैसे मुहलक अमराज से बचाने के लिए, उनसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए किल्ड फार्म में एनडी, आईबी, आईबीडी का इस्तेमाल करते हैं, तो उस दौरान हमें किन बातों का ख़ास ध्यान रखना है ताकि वैक्सीन का इस्तेमाल करने का हमारा जो मकसद है, उसे बाकायदा तरीके से हासिल किया जा सके, ताकि रानीखेत, गम्बोरो और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस जैसे मसाइल से हमारे चिकन्स महफूज रहें, उनके अंदर बेहतरीन किस्म के टाइटर्स बने रहें और उनकी क़ुव्वत मदाफ़त अच्छी रहे। ऑस्ट्रेलॉप, आरआईआर, फैंसी चिकन्स या किसी भी दूसरी ब्रीड के आपके पास ब्रीडर्स मौजूद हैं और आप आगे उनके चिक्स सेल करेंगे, तो आपको चाहिए कि अपने उन ब्रीडर्स में ये वाली जो वैक्सीन है, ये जो इंजेक्टेबल फार्म है, ये लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें, ताकि आगे आने वाले जो चिकन्स हैं, जो अगली प्रोजनी है, जो अगली नस्ल है, उसके अंदर एनडी, आईबी और आईबीडी जैसे मसाइल को दूर रखा जा सके, उन्हें बचाया जा सके, तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जा सके। जैसे ही ब्रीडर चिक्स की एज 1 हफ़्ता क्रॉस होती है, दूसरे हफ्ते में जैसे ही वो दाखिल होते हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे हफ्ते के दरमियान किसी भी स्टेज पे आप इसको 0.5 सीसी, 0.5 ml ज़ेरे जिल्द या फिर इसके पट्ठों में इसका इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके लिए आप सोकोरेक्स सिरिंज इस्तेमाल करें, जो कि ऑटोमेटिक इंजेक्टर है, या फिर इसके लिए आप एक नॉर्मल नीडल यूज़ कर लें, उसके साथ सिरिंज लगा लें और उसका इस्तेमाल करके अपने चिकन्स को बेहतरीन किस्म की इम्यूनिटी मुहैया करें। ये आपके ऊपर होता है कि आप तरीक़ाकार कौन सा अख्तियार करते हैं। ये अमूमन डिपेंड इस बात पे कर रहा होता है कि आपके पास नंबर ऑफ़ चिकन्स कितने हैं। अगर आपके पास चिकन्स ज़्यादा हैं, चूज़े ज़्यादा तादाद में हैं, तो उस सूरत में आप बाकायदा तौर पे एक ऑटोमेटिक सिरिंज का इस्तेमाल कर लें, तो वो आपके लिए टाइम सेविंग होती है। ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन शदीद किस्म का रिएक्शन पैदा करती है। अगर आपने वैक्सीन लगाने से पहले और इसका इंजेक्शन लगाने के बाद एहतियात ना की, तो इसके लिए आपको बाकायदा तौर पे अपने चिकन्स को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। वो इस तरह से कि जब आपने इस वैक्सीन का इस्तेमाल करना हो, तो उससे 2 या 3 दिन पहले ही अपने चिकन्स को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दें कि वो खाना पानी ठीक तरह से कर रहे हैं या कि नहीं। उनका उठना बैठना, भागना दौड़ना ये नॉर्मल है या किसी किस्म की कोई एबनॉर्मलिटी आपको नज़र आ रही है। जैसे ही आप अपने चिकन्स को अपने हाथ में पकड़ते हैं, अगर आपने उसको ज़ेरे जिल्द लगाना है, उसकी गर्दन में ये आपने इंजेक्शन लगाना है, तो उसके लिए उसको बाकायदा तरीके से पहले वहाँ से डिसइंफेक्ट कर लें उस एरिया को। कोई भी आप अच्छा सा एंटीसेप्टिक मटीरियल वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप इसका यूज़ ना भी करें और स्टीराइल किस्म की बिल्कुल बाकायदा साफ़ सुथरी सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, तो आप सेफ़ तरीके से वैक्सीन को इंजेक्ट कर रहे हैं। ये आपकी समझ के लिए मैं आपको प्रोसीजर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप एक टेंट बना के आप उस स्किन को ऊपर उठाते हैं, ताकि जो नीडल है वो नीचे की जानब, जो इसकी नेक का एरिया है वहाँ पे आर पार ना हो, वहाँ पे जाके आपके चिकन्स को इंजर्ड ना करे, क्योंकि इस तरह से आपके चिकन्स की या तो अमवात होने लग जाती हैं या फिर उनको परमानेंट मुस्तकिल तौर पे डैमेज मिल जाता है, कि जिसकी वजह से उनकी गर्दन टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। ये जो अक्सर हम मसाइल देखते हैं कि चूज़ों की गर्दनें टेढ़ी होती हैं, इसकी एक वजह ये भी होती है कि डे 1 के ऊपर या डे 8 के ऊपर या फिर इसके बाद जब भी आपको किल्ड वैक्सीन करते हैं, तो वहाँ पे हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा होता कि नीडल सही तरह से यूज़ की है या कि नहीं। अगर आप इसे पट्ठों में इस्तेमाल कर रहे हैं, इंट्रामस्कुलर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पट्ठे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मोटा हिस्सा है, आप उसका इंतखाब करेंगे और ये अमूमन छाती की ऊपर वाली साइड पे होता है। और जैसे ही आप अपने चिकन्स को वैक्सीन कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें हल्का फुल्का बुखार होना, नज़ला ज़ुकाम या छींके मारना, ये एक नॉर्मल चीज़ होती है। अब आपने इस माहौल के अंदर उन्हें सपोर्ट करना है। सपोर्ट आप किस तरह से करेंगे? अगर आप ये फील करते हैं कि आपके चिकन्स को बुखार ज़्यादा होने लग गया है, तो उस सूरत में आप एंटीपायरेटिक्स का यूज़ करते हैं। एंटीपायरेटिक्स कहते हैं कि आप बुखार के लिए कोई भी सिरप या टैबलेट फॉर्म में या कोई दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं जो आपको बआसानी दस्तयाब हो सके। आने वाले कम अज़ कम 4 से 5 दिनों तक आपने मज़ीद वहाँ पे कोई सरगर्मी नहीं करनी। अगर आपने अपने चिकन्स को हैंडल करना है, पकड़ के एक से दूसरी जगह पे आपने शिफ्ट करना है, तो ये सारे प्रोसीजर आपने या तो वैक्सीन करने से 2 दिन पहले कर लेने हैं, या फिर वैक्सीन कंप्लीट होने के बाद कम अज़ कम 3, 4 या 5वें दिन तक वेट करके फिर आपने उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। या कोई दूसरा आप उनके साथ प्रोसीजर करना चाहते हैं या कोई दूसरी वैक्सीन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कम अज़ कम वक्फा 3 दिनों का लाजमी तौर पे डालिएगा। अब ये जो तमाम बातें मैं कर रहा होता हूँ कि वैक्सीन करने से पहले आपके चिकन सेहतमंद होने चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और वैक्सीन के बाद आपने ये स्ट्रेटजीज़ अख्तियार करनी है,
तो इसका मकसद हमारा क्या होता है कि अगर हमारे चिकन्स में पहले से ही किसी किस्म का कोई आर्जा है या जिसमें किसी किस्म का कोई मसला है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे चिकन्स की क़ुव्वत मुदाफ़त डाउन है। जब तक चिकन्स की इम्यूनिटी ठीक होती है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की जो जंग होती है, उसके जो अंदर कमांडोज़ होते हैं वो पावरफुल हालत में होते हैं, वो मजबूत हालत में होते हैं, वो अपनी पूरी तादाद में होते हैं, तब तक आपके चिकन्स को किसी किस्म का कोई मसला नहीं हो सकता। जैसे ही इम्यूनिटी डाउन होती है, उस वक्त आपको उसकी बज़ाहिरी सूरत हाल देख के ये आइडिया होने लग जाता है कि हमारे ये चिकन्स अभी वैक्सीन करने के काबिल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो भी वैक्सीन आप कर रहे हैं, आप लाइव वैक्सीन कर रहे हैं या किल्ड वैक्सीन कर रहे हैं, उसमें वायरस लाजमी तौर पे मौजूद होता है, लेकिन होता वो कमज़ोर फार्म में है। वो कमज़ोर फार्म वाला जो वायरस होता है, जब एक सेहतमंद परिंदे को इंजेक्ट किया जाए या पिलाया जाए या स्प्रे की जाए या कतरा दिया जाए, तो अंदर उसका अपना इम्यून सिस्टम, उसके अंदर लड़ाई करने वाले वहाँ पे जो सेल्स होते हैं, वो इतनी ताकतवर फार्म में होते हैं कि वो इस कमज़ोर वायरस के ऊपर अटैक करके इसका खात्मा कर लेते हैं। लेकिन अगर पहले से ही हमारे चिकन्स की क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हुई, तो यही कमज़ोर वायरस जो हम वैक्सीन की सूरत में अपने चिकन्स को दे रहे हैं, ये गालिब आ जाएगा, ये अंदर जाके रिएक्शन करना शुरू कर देगा। तो फिर ओवरऑल हमारा मकसद ये होगा कि हम किसी भी किस्म के रिएक्शन को बचाएं, और रिएक्शन इसी सूरत में बचाया जा सकता है कि वैक्सीन करने से पहले इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि सब चिकन्स ठीक हैं, और वैक्सीन करने के बाद इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि हमारे चिकन्स किसी किस्म के तनाव के नीचे नहीं आ रहे, उनको किसी किस्म का कोई माहौलियाती या हमारी मैनेजमेंट या फीड की तरफ से या वहाँ पे मस्कन की तरफ से कोई किसी किस्म का तनाव नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, लिहाजा उनकी इम्यूनिटी डाउन होने के कोई चांसेस नहीं है। हमने कोई पकड़ दकड़ नहीं की, किसी किस्म का शोर नहीं होने दिया, हमने उनकी स्पेस को खुला दिया हुआ है, लाइट का स्ट्रेस नहीं दिया हुआ। सारे के सारे स्ट्रेसेस के वाले से आपको यूट्यूब पे मेरी वीडियो मिल जाएगी, उसको लाजमी तौर पे देखिएगा कि हमारे चिकन्स के लिए कौन कौन से स्ट्रेसेस होते हैं और वो कहाँ कहाँ से आते हैं। जब उन तमाम तनाव के आलम को आप बचाने में, रोकने में कामयाब हो जाएंगे, तो आपके चिकन्स में किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आएगा। और वैक्सीन को जब भी आपने स्टोर करना है, उसको 2 से 8 डिग्री के दरमियान स्टोर करना है, और जब आप अपने चिकन्स को इंजेक्ट करने लगें तो उसको अच्छी तरह से हिला के थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दें। जैसे ही आप अपने चिकन्स की वैक्सीन कर लें, उसके बाद कोशिश करें कि जो आने वाला दिन है उसमें उन्हें फ्री फीडिंग करवाई जाए। उसमें आप ये बिल्कुल ना देखें कि हमारे चिकन्स इस एज के मुताबिक कितनी फीड डेली पैमाने पे खाते हैं। आपने उन्हें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ्री ऑफ चॉइस फीड ऑफ़र करनी है। वो जितनी खा सकते हैं वो अपनी मर्ज़ी से उसे खाएंगे। अब अगर बात करूं इसकी दस्तयाबी की, तो हमेशा की तरह जैसे मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं कि ये आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से, अगर वहां से नहीं तो आपके इलाके में जो वेटनरी ऑफिसर जिनके तयन किया गया है उनसे आप रब्ता करके, वो भी नहीं तो करीबी कोई आपको वहाँ पे पोल्ट्री का इंस्टीट्यूट दस्तयाब है तो वहाँ से रब्ता करें। अगर वो भी नहीं तो फिर आपको बड़े बड़े शहरों में, अगर लाहौर से आप बिलोंग करते हैं या गिरदोनवा में रहते हैं, तो लाहौर आपको ब्रंथ रोड से बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको वैक्सीन सप्लाई करती हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको दुश्वारी हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उनके आंसर में मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर सप्लाई कर दूं ताकि आपके लिए मज़ीद आसान हो जाए। और ये वैक्सीन ज़्यादातर ब्रीडर को की जाती है ताकि आने वाली जो प्राजनी है उसका टाइटर पहले से ही मजबूत रखा जाए। इसलिए अगर आपकी ये कोशिश है कि आप मार्केट के अंदर अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, फार्मर्स को वो वाले चिक्स प्रोवाइड करें कि आपको वो कभी भी कॉल करके ये ना कहें कि सर आपने जो हमें चिक्स डिलीवर किए हैं उनकी बीमारियों से ही हमारी जान नहीं छूट रही, बशर्ते कि अगले बंदे को अच्छे तरीके से काम आता है, उसको ये पता है कि पहला जो ब्रूडिंग का फेज़ है, जो आगाज़ में कुछ दिन होते हैं जो इंतहाई क्रिटिकल होते हैं, वो कैसे गुजारने हैं। पोल्ट्री के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनकी फीडिंग, वाटरिंग, एनवायरनमेंट को एडजस्ट करना, उनकी स्पेस, उनके लिए लाइट, उनकी मोटेलिटीज़ को रिड्यूस करना, कम अज़ कम ये जो बेसिक स्टेप्स हैं ये उसे लाजमी तौर पे आते हैं। तो फिर वो अगली कंप्लेन आपसे कर सकता है कि तमाम पैरामीटर्स का, तमाम प्रिंसिपल्स का और मैनेजमेंट के सब पहलू का ध्यान रखने के बावजूद भी हमारे चिकन्स बीमारियों से बाहर नहीं निकल रहे, तो तब वो आपसे कंप्लेन कर सकता है कि सर हमने जो आपसे चिक्स लिए हैं उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आर्जे वक्तन फ़ौक्तन आते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ब्रीडर की जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल था या जो तरीक़ाकार था या जो सेफ्टी थी वो आपकी ठीक नहीं थी। तो मार्केट में अपना नाम ठीक बनाने के लिए, अपने कस्टमर्स को मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई करने के लिए आपको वैक्सीन के शेड्यूल पे अच्छे तरीके से अमल करना पड़ता है।
और ऐसे चिक्स सेल करके अपना नाम पैदा करना पड़ता है कि जिनका इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस है, जिनकी बीमारियों के खिलाफ बेहतरीन किस्म की क़ुव्वत मदाफ़त हो, ताकि इस कारोबार में ना कोई आपको लॉस हो, ना आगे से आपसे जिन्होंने चिक्स ख़रीदे हैं उनकी कोई कंप्लेन हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को बगौर देखने के बाद समझने में कामयाब हो गए। मज़ीद अगर आपने लाइव वैक्सीन का तरीक़ाकार देखना हो या जो वीडियो में मैंने जितनी भी बातें की हैं उनकी डिटेल देखनी हो, तो वो भी आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं आगे डॉक्टर अरशद लिख के। तो इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।